हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा एंड आई होप आपका जो प्रिपरेशन है फॉर नवंबर 2025 जेआईबी एग्जामिनेशन वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड यू हैव आइदर रजिस्टर्ड और यू आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम वेरी सून। सो अभी जो मेन सोर्स रहता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन, जो बेसिक सबसे सोर्स है जो आईबीएफ भी रेकमेंड करता है, वो मैकमिलन की बुक्स हैं। ओके तो उन बुक्स को कैसे रीड करना है, बेस्ट कैसे यूटिलाइज करना है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो अभी एक बहुत परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एडुटैप के सारे कोर्सेज, चाहे वो मास्टर कोर्स है चाहे वो लाइव क्रैश कोर्स है, उस पर आपको 80% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे वन टाइम 80। ओके ये जो कोड है, इसका जो पीरियड है, एप्लीकेबिलिटी है, इसे 10 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप किसी भी कोर्स में अगर एडुटैप के जैब रिलेटेड कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा विद दिस कोड। ओके चलिए अब हम मैकमिलन बुक्स की बात करते हैं। तो चार कौन सी बुक्स हैं हमारे पास, ये आपके सामने है, ये उनके कवर पेजेस हैं। तो अगर हम आरबीडब्ल्यूएम की बात करें तो इसमें आपको 26 चैप्टर्स नजर आते हैं, प्लस 4 चैप्टर्स आपको दिखेंगे एडिशनल रीडिंग मटेरियल के इस बुक के अंदर। अगर हम पीपीबी की बात करें तो उसमें 55 चैप्टर्स हैं, जो कि मैक्सिमम है फॉर एनी सब्जेक्ट। आईएफएस में 45 चैप्टर्स हैं और एएफएम में 35 चैप्टर्स हैं। तो यही से आपका 95% से ज्यादा पेपर आता है, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इन बुक्स में से ही आते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यही आपका मेन सोर्स होना चाहिए। अब इन बुक्स को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास रहता है कि देखो, एक तो दे आर एंडोर्स्ड बाय आईआईबीएफ। ये मैकमिलन एजुकेशन जो है ये ऑफिशियल पब्लिशर है और इन बुक्स को आईआईबीएफ एंडोर्स करता है। एंड पोस्ट 2023 जो भी सिलेबस का रिवीजन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये बुक्स हैं एंड प्रॉपरली इसमें आपकी कवरेज हो जाती है। प्रॉपर इसमें 4 मॉड्यूल्स में, हर सब्जेक्ट 4-4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो काफ़ी स्ट्रक्चरल तरीके से आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे केस स्टडीज़ भी दी गई हैं। जैसे अगर आप पीपीपी सब्जेक्ट की बात करें तो एक चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसके आगे वाले 2 चैप्टर्स में सिर्फ केस स्टडीज हैं और उन केस स्टडीज में से ही आपको काफी बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन्वॉल्व विद द बुक। लेकिन अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत लेंदी है। कोई भी जो बुक है वो छोटी नहीं है, बहुत डिटेल्ड चीजें दे रखी हैं। और अगर आप पीपीपी की बात करें तो 950 के अराउंड पेजेस हैं, किसी बुक में 700 हैं, किसी में 600 हैं, 800 हैं। तो काफ़ी लेंदी बुक्स हैं और काफ़ी एकेडमिक लैंग्वेज यूज़ की हुई है। जैसे अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता है, कम समय है, तो उसके लिए ये बुक्स नहीं है। दे नीड टाइम, अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में ऐसा अज्यूम कर लिया गया है कि आपको मतलब पता है, वो थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना वो बहुत कम है। हर चैप्टर के बाद 3-4 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। इवन अगर कोई चैप्टर 40 पेज का है तो भी 4-5 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वो जो प्रैक्टिस चाहिए आपको इस एग्जामिनेशन के लिए वो इस बुक से नहीं हो पाती है। और कुछ आउटडेटेड कंटेंट भी है। 2023 के बाद कितने सर्कुलर्स आ गए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नया सर्कुलर आ गया, गोल्ड लोन को लेके सर्कुलर आ गया, कितने परसेंटेजेस चेंज हो गए हैं। तो अगर आप इस बुक को सिंगल सोर्स मान के चलते हो तो काफ़ी कुछ ऐसा है, काफ़ी परसेंटेजेस, नंबर्स ऐसे हैं जो अभी भी आउटडेटेड हैं। और आपको खुद से एफर्ट करके, करंट अफेयर्स फॉलो करके, आरबीआई के सर्कुलर्स फॉलो करके खुद से उस कंटेंट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा इस बुक को पढ़ने के लिए? सबसे पहले कवर टू कवर इस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 80-20 स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, ठीक है, कि आप मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो 20% सिलेबस है ना, उससे आप 80% बेनिफिट ले सकते हैं। आपको ना सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं या जिनमें से कभी पेपर आता ही नहीं है या बहुत कम पेपर आता है, उसको पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी समरी, कीवर्ड्स और एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं। वो कैसे होगा? देखो, जो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है वो पूरा पढ़ना है। जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें क्या करना है, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद ना वहां पे लेट्स सम अप लिख के समरी दी होती है। ये पीपीबी का चैप्टर नंबर 1 जब खत्म होता है उसके बाद ये समरी दी हुई है।
तो हर चैप्टर के बाद समरी दे रखी है लेट सम अप में। तो जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनकी सिर्फ समरी पढ़ लो, फिर उसमें कीवर्ड्स देख लो। इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन आप अगर आप कर सको, आपके पास समय है, तो आप कीवर्ड्स के रिलेटेड कंटेंट देख सकते हो कि ठीक है ये कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें जो कीवर्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ लेता हूं। और हर चैप्टर के पीछे चेक योर प्रोग्रेस के अंडर एमसीक्यूज दे रखे हैं, इन एमसीक्यूज को कर लो। तो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो तो आपको पूरे पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें समरी प्लस कीवर्ड्स प्लस एमसीक्यूज, ये आपको करना है। ओके, कीवर्ड्स का आइडिया ले लो कि मुझे पता है क्रेडिटर क्या होता है, मुझे पता है डेटर, बेलर, बेली मुझे पता है, मुझे ना यहाँ पे अंडरराइटिंग नहीं पता, तो बुक में से आप अंडरराइटिंग वाला पार्ट पढ़ लो, ठीक है। तो लेकिन पूरा नहीं पढ़ना जो कम इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको करनी है कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। और जो अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कैसे करना है, उनमें भी आप पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को कवर करिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने ना आईएफएस सोचा, मैं आईएफएस स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल तो डी है और ए है, इवन बी को आप रख सकते हैं नियर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, सी मॉड्यूल है, तो उसको आप सबसे पीछे रखो। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया। आपने सोचा कि मुझे ए और डी मॉड्यूल प्रायोरिटी पे करना है, पहले ए और डी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, फिर बी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, फिर सी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, फिर उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनकी समरी, कीवर्ड्स और एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। फिर मैं आऊंगी पीपीबी पे, उसमें मुझे पता है कि मेरा जो 70% पेपर है ना ए और बी मॉड्यूल में से आता है। मैंने पीपीबी की बुक खोली, ए और बी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल ले, पहले उनको पढ़ा, फिर सी और डी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद सारे मॉड्यूल्स के जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी मैंने समरी पढ़ ली। अगेन एएफएम में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि ए और सी को प्रायोरिटाइज करना है, फिर बाद में बी और डी करना है। आरबीडब्ल्यू में बी मॉड्यूल को प्रायोरिटाइज करना है। ई मॉड्यूल क्या है, जो आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल है उसे हम ई मॉड्यूल बोल देते हैं। तो उनको आपको प्रायोरिटाइज करके बाकियों को बाद में करना है कवर, बाकियों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एंड में आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट को करना है। ओके तो अब मैंने आईएफएस ओपन किया, मुझे पता है कि मुझे ए और डी मॉड्यूल पढ़ना है। अब ए में से भी मुझे किन को प्रायोरिटी देनी है वो आपके सामने रेड में मार्क्ड है। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब मैं आईएफएस शुरू करूं, वो बुक ओपन करूं, तो मुझे ए मॉड्यूल में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला, डी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, सीधा जंप कर जाओ डी मॉड्यूल पे। डी मॉड्यूल के जो ये रेड में मार्क्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको आप कवर कर लो, ठीक है। अब मैंने डी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए, अब बचे कौन से, बी और सी। अब मैं बी पे आऊंगी, बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लूंगी 14, 15, 17, 18 और फिर सी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कर लिए, ठीक है। इस तरीके से पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पकड़ो, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, कम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स उठाओ, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, फिर एंड में जो आपके कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये वाले जो ब्लैक में लिखे हुए हैं इनको कवर करो। और उनको कवर कैसे करना है, कम इंपॉर्टेंट वालों को समरीज, कीवर्ड्स एंड एमसीक्यूज। सेम स्ट्रैटेजी आपको पीपीबी में फॉलो करनी है। इसमें भी आपको जो रेड में मार्क नजर आ रहे हैं उनको आपको प्रायोरिटी पे करना है और इसमें भी ए और बी मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी है आपने, ठीक है। अगर आप देखेंगे पीपीबी के रिगार्डिंग मैंने डी मॉड्यूल में कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा हुआ। देखो इसके लिए क्यों नहीं मैंने मार्क किया, ये ना हार्डली 30-40 पेज है और इनको आप सिर्फ सिंगल रीडिंग दे दोगे ना बस बहुत है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस मॉड्यूल में से 15 क्वेश्चन आते हैं ना तो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस के। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना तो 7 क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होंगे, तो ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको डी मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एएफएम पे। एएफएम में एक रूल है जो बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी मॉड्यूल आप कैसे भी स्टार्ट कर लो, चाहे ए मॉड्यूल से, सी से, डी से, इतना फर्क नहीं पड़ता। एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है आपको ए मॉड्यूल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और चैप्टर वाइज ही चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट रैंडमली स्टार्ट विद चैप्टर 8 एंड देन मूव टू चैप्टर 2 एंड 1। यू हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर 1 बिकॉज आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी वहां से सीख के आगे बढ़ना है।
अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो आपको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं. बट इफ यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट एंड यू वांट टू फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस, अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट करना चाहते हैं, देन स्टार्ट विद चैप्टर 1. ठीक है, तो एएफएम में ए मॉड्यूल तो है ही है इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है. तो यहां से आपको जो रेड में मार्क चैप्टर्स हैं इनको प्रायोरिटी पे करना है. देन आपके लिए सी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है. सी मॉड्यूल आपको प्रायोरिटी पे करना है, बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए रेड में जो मार्क्ड है. देन यू मूव टू मॉड्यूल बी एंड देन यू मूव टू मॉड्यूल डी. ठीक है, लेकिन ए आपको सबसे पहले करना ही करना है. इवन आई वुड रेकमेंड कि ए के बाद सीधा बी कर लो, फिर सी कर लो, डी कर लो, क्योंकि बी में भी आपको फाइनल अकाउंट्स देखने को मिलेगा. सो फॉर एएफएम यू कैन डू दिस के ए देन बी देन सी डी के आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए, एंड बाद में जो अनइम्पॉर्टेंट है उनकी समरीज पढ़ ली, उनके एमसीक्यूज कर लिए. ठीक है, सेम गोज फॉर आरबीडब्ल्यूएम ऑल्सो. आरबीडब्ल्यूएम में आपका बी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा चैप्टर है और उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो. डी जो है ई मॉड्यूल है आपका, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो. पहले ना हम लोग इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते थे ई मॉड्यूल को, जो कि आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं इससे, तो उसको भी हम प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, तो आरबीडब्ल्यूएम थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा, सिलेबस है भी है छोटा, लेकिन आपने इसको कम प्रायोरिटाइज नहीं करना है. सारे पेपर क्लियर होंगे तभी आपको जैब का सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, तो इस तरीके से आपको बुक को यूटिलाइज करना है. आपको जो इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस है, आपका 70 to 80% टाइम उसी में जाना चाहिए. ठीक है, उसी में आपका ज्यादा टाइम जाना चाहिए, और बाकी का जो 15-20% समय है कम इंपॉर्टेंट को दो. उनकी समरीज और एमसीक्यूज ही करो अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी है, बिकॉज देखो जॉब भी हैंडल करना है, उसके बाद आपको घर का भी देखना है, इतने सारे त्योहार लाइंड अप हैं, अभी कितनी छुट्टियां होने वाली हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप पूरा कवर टू कवर पढ़ो. तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो. लेकिन अब इस बुक को फॉलो करने में आपको क्या दिक्कत है, जो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा. देखो, अगर आपको चाहिए कि मुझे ना सिर्फ पूरे पूरे चैप्टर्स की समरी, अब जो इन बुक्स के पीछे समरी दी गई है ना लेट सम वाली, वो ज्यादा ही छोटी है ना. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मुझे हर चैप्टर की समरी, अच्छी समरी चाहिए, तो उसके लिए आपको कहीं बाहर से नोट्स अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एंड में जब आपको रिविजन करना है ना, दैट बुक में आप या तो पूरा मार्क करके रखोगे, मल्टीपल चीजें मार्क करके रखोगे, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, या आपको कहीं से परचेस करने पड़ेंगे. तो पहले तो इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदो, फिर उनके लिए समरी अवेलेबल नहीं है इतनी अच्छी बढ़िया वाली, तो फिर बाहर से वो भी खरीदो. फिर जो बुक में एमसीक्यूज दे रखे हैं ना, उनका नंबर बहुत कम है, और ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट है, केस स्टडी टाइप ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं है. तो आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली, उसके लिए आपको बाहर से कोई टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी. आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए, उसके लिए आपको बाहर से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी. तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो विद द बुक्स, क्योंकि बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव. आप बुक्स पे 4,000 खर्च कर रहे हो, आप फॉर्म पे 4,000 खर्च कर रहे हो, उसके बाद आपको फिर अलग से बुक्स खरीदनी आपको समरीज खरीदनी पड़ रही हैं, आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ रही हैं. तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से लेके चलिएगा कि कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है. तो बुक के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अब आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. आपको ये लिस्ट चाहिए होंगी ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली, तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैम आपने बता तो दिया कि बुक्स पढ़ लो, लेकिन हमें बुक्स एक्सपेंसिव लग रही हैं, बुक्स की लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, हमें तो कोर्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सब कुछ एक साथ हो जाए, अलग अलग आपको चीज़ें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी. तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंड है, आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, edutap.in. वहाँ पे आप कोर्सेज में JIB पे क्लिक करो. सबसे पहले आपके सामने ना ये मास्टर कोर्स आएगा, कंप्लीट मास्टर कोर्स. तो ये मास्टर कोर्स में आपको जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं JIB के, उनके आपको हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे सिलेबस के, और एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे डाउनलोडेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे डाउनलोडेबल एंड विद एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टोटल 40 मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे. तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो
यहाँ पे आप 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी जो है उसके लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ आईएफएस में इशू है, मुझे सिर्फ किसी सिंगल सब्जेक्ट में इशू है, सिंगल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि मुझे उससे भी थोड़ा कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। एंड एनरोलमेंट अगर आप कर रहे हो 8 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, तो वन टाइम 80 कोड यूज करोगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा फॉर द मास्टर कोर्स एज वेल एज द लाइव क्रैश कोर्स। तो लाइव क्रैश कोर्स में 60 क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस होंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अगर आप देखो बुक परचेज करते हो, बुक के साथ आपको 2 चीजें और लेनी पड़ेंगी, समरी, मॉक टेस्ट, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो सब कुछ एक ही जगह पे है, आपको अलग अलग चीजों के लिए बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपने ऑलरेडी बुक्स पढ़ ली हैं तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि ठीक है टेस्ट सीरीज खरीदो। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग, देन यू हैव टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रीडिंग फ्रॉम द बुक। बुक में से पेपर आता है, दैट आई नो, है ना, दैट वी ऑल नो। लेकिन क्या हमारे पास समय है इतना इन बुक्स को पढ़ने के लिए? वो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। अगेन अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं फॉर JIIB, आप वन टाइम 80 कोड यूज करके 80% अवेल कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ 10th अगस्त तक ही आपको ऑफर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे संकल्प सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम 25 मेन टॉपिक्स करवाएंगे हर सब्जेक्ट के, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।